नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। 23 की तकरार, किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब यानी बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार, किसकी सरकार। तो सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें आज की खबर है शिव ज्योति एक्सप्रेस। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला शिव ज्योति की जोड़ी से होगा। इसकी बानगी भी रीवा में देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस अंदाज में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया, उससे यह साफ है कि माधव मोती की जोड़ी की तरह अब मध्य प्रदेश में शिव ज्योति एक्सप्रेस दौड़ती नजर आएगी। वहीं बीजेपी ग्वालियर चंबल समेत पूरे प्रदेश में सिंधिया का उपयोग भी करेगी। वहीं कांग्रेस शिवराज और सिंधिया की जोड़ी को अलग नजरिए से देख रही है। और मैं सच कहूं, इस कदम में आपके कारण ही तो कर पा रहा हूं। अरे भैया, पिंड ने तो मुझे खूब दिया था, रीवा ने 8 की 8 सीटें जिता दी, लेकिन कांग्रेस ने इनका चेहरा बता दिया कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ग्वालियर चंबल में घाटा हो गया। अब सूरत इनकी दिखाई और मुख्यमंत्री दादा को बना दिया। रीवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने खुले मंच से ये माना कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार सिंधिया के सहयोग से बनी। चुनाव से कुछ महीनों पहले सीएम शिवराज का ये बयान अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। चर्चा तो इस बात की भी है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में शिव ज्योति एक्सप्रेस दौड़ती दिखाई देगी। इधर सिंधिया की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी सिंधिया को महज ग्वालियर चंबल तक ही सीमित नहीं रखेगी, बल्कि उनका इस्तेमाल मालवा, विंध्य और महाकौशल में भी बीजेपी कर सकती है। देखिए, शिवराज और महाराज साथ में हैं और चुनाव का आगाज है और विजय ही विजय है। इसलिए सब एक और नेक भाव से भारतीय जनता पार्टी के नेता मैदान में हैं, जमीन में हैं। इसलिए शिवराज जी हों चाहे महाराज हों, चाहे आम कार्यकर्ता हो जो बूथ पर काम करता है, वो मैदान में है। विकास यात्राएं चल रही हैं, इसलिए केवल 2 नहीं, हर एक कार्यकर्ता एक और नेक भाव से जुटा हुआ। जाहिर है कि सिंधिया का ग्वालियर चंबल में अच्छा खासा दबदबा है। 2018 के चुनाव में जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो कांग्रेस ने 34 सीटों में से 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसलिए बीजेपी उनका उपयोग अन्य अंचलों में भी कर सकती है। वहीं सीएम शिवराज के बयान और उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ट्यूनिंग को कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है। कांग्रेस दम भर रही है कि शिव ज्योति एक्सप्रेस से कांग्रेस को कोई खतरा नहीं है। इस बार का माहौल उनके पक्ष में है। अभी तो गए हैं, वहाँ थोड़ी जगह बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और उनके मन में भी बेचैनी है और उनको लेकर बीजेपी में भी बेचैनी है। आने वाला समय आपको इस बात के संकेत दे देगा। एक समय था मध्य प्रदेश में जब माधव और बोरा एक्सप्रेस कांग्रेस पार्टी ने चलाई थी। ये उसका बदला हुआ रूप है। ये ज़्यादा चलने वाली नहीं है ये एक्सप्रेस। 2 दशक पहले कांग्रेस के लिए जिस तरह से माधव मोती की जोड़ी नजर आई थी, बीजेपी के लिए कुछ उसी तरह 2023 के विधानसभा चुनाव में शिव ज्योति की जोड़ी नजर आने वाली है। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह ने जिस अंदाज में सिंधिया को बीजेपी के इस टर्म के लिए क्रेडिट दिया, वो इसके संकेत भी हैं कि विधानसभा चुनाव में शिव ज्योति की जोड़ी एक अलग ही रंग में दिखने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इलेक्शन टुडे में हमारी अगली खबर है छवि पर छिड़ी सियासत। मध्य प्रदेश की सियासत में दिग्विजय सिंह चर्चा में आ ही जाते हैं। अब तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने ऐसा आरोप लगा दिया है जिससे राजनीति में तूफान आ चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी बिगाड़ती है दिग्विजय की छवि। कांग्रेस बोली दिग्गी और नाथ करेंगे कमाल। बीजेपी ने कहा छवि जनता बनाती है। हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इस बार बीजेपी के कारण नहीं बल्कि कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता
मुकेश नायक के आरोप से सुर्खियों में है। आरोप भी ऐसा कि बात हजारों करोड़ तक पहुंच गई है। क्या है मामला, जरा सुन लीजिए। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह जी की प्रतिमा और छवि को बिगाड़ने के लिए हजारों करोड़ इस देश में खर्च किए हैं। सोशल मीडिया पर, दूसरी जगह उनकी बातों और अभिप्राय को बदल देना, उसका अर्थ बदल देना, दूसरी तरह से चीज़ों को प्रचारित करना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज भी वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बराबर लोकप्रिय हैं और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और वो दो ऐसे नेता हैं कि जो पूरे चुनाव पर प्रभाव डालने वाले हैं। आरोप बीजेपी पर है, वो भी दिग्विजय सिंह की छवि को लेकर। तो फिर बीजेपी कहां रुकने वाली थी? बीजेपी ने तो उल्टा कांग्रेस को ही आईना दिखा दिया। वाकई मजा आ गया। मुकेश नायक जी दिग्विजय सिंह जी के बारे में ये विचार कह रहे हैं, इसका मतलब है कि दिग्विजय सिंह जी के बारे में वो चाहते हैं कि और वो एक्सपोज हों और करोड़ों रुपया खर्च करना दिग्विजय सिंह जी के लिए। मुकेश नायक जी कुछ ज़्यादा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाज में, पूरे भारत में जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी का व्यवहार राजनीतिक तौर पर होता है, सामाजिक तौर पर होता है, जो बोल वचन होते हैं, उसके लिए उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए, उनकी छवि बिगाड़ने के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जिस मानस में उनके ये बात जाती है, तत्काल प्रतिक्रिया जो होती है वो मैं आपके चैनल पर भी नहीं बता सकता। सियासत में छवि का बड़ा खेल है और इसे लेकर नेता अपनी अपनी रणनीति पर काम करते हैं। दिग्विजय सिंह सीनियर लीडर हैं, वो अपने बयानों के मायने क्या होंगे ये समझते हैं, लेकिन क्या अब दोनों तरफ के बयानों के मायने इससे भी गहरे होंगे? मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में आपको लिए चलते हैं डबरा विधानसभा सीट। कभी बीजेपी का गढ़ रही सीट पर अब 2008 से कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। 2018 में कांग्रेस से इमरती देवी ने यहां से चुनाव जीता था, तो वहीं 2020 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के सुरेश राजे ने जीतकर कब्जा बरकरार रखा। लेकिन अब यहां के सियासी समीकरण बदल चुके हैं, तस्वीर बदल चुकी है और मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। डबरा विधानसभा ग्वालियर जिले की इस सीट पर सियासत जितनी दिलचस्प है उतनी शायद कहीं और ना हो। ये समझने के लिए चलते हैं इतिहास के पन्नों में। एक समय ये सीट बीजेपी का गढ़ हुआ करती थी। बीजेपी के कद्दावर नेता और प्रदेश सरकार में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस सीट से 1990, 1998 और 2003 में कमान संभाल चुके हैं। लेकिन समीकरण बदले। 2008 में जब ये सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हो गई तो कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया और बीजेपी के मजबूत किले पर कांग्रेस की बेबाक नेता इमरती देवी ने सेंध लगाई। अपने अलहदा अंदाज के लिए जाने जाने वाली इमरती देवी ने इस सीट से 2013 और 2018 में जीतकर कांग्रेस का झंडा ऊंचा किया। लेकिन समीकरण एक बार फिर बदले जब 2020 में कमलनाथ सरकार गिरी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की समर्थक इमरती देवी ने भी बीजेपी का दामन थामा। लेकिन 2020 उपचुनाव में हार का सामना उन्हें करना पड़ा। अब 2023 में इमरती देवी सीट पर मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं और बीजेपी की जीत का दावा भी कर रही हैं। जनता के सामने कोई नहीं टिकेगा। मेरा चुनाव जनता लड़ेगी, कोई भी सामने होगा मेरी जनता उसको पछाड़े। शिवराज सिंह चौहान जी ने और सिंधिया जी ने मुझे पूरे जो मैंने वादे किए थे, चाहे मैंने पुल का वादा, सेमरी के पुल का वादा किया हो, चाहे मारातनगढ़ परियोजना नहर का वादा किया हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय का किया हो, चाहे 100 बिस्तर के अस्पताल का करा हो, ऐसे कई रोड हैं जो डमरीकरण कराए हैं। सारे रोड पूरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाए हैं। जो हमने मांगा था वो मुझे पूरा मिला है। पूरे क्षेत्र में विकास चल रहा है और अच्छे से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 2020 के उपचुनाव ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी यहां समीकरण बदले। कांग्रेस का जिताऊ चेहरा इमरती देवी बीजेपी में शामिल हुई तो बीजेपी के प्रत्याशी रहे सुरेश राजे ने हाथ का साथ अपना लिया और उपचुनाव में करीब 7,500 वोटों से जीत दर्ज की। अब एक बार फिर विधायक सुरेश राजे जीत दोहराने के संकल्प के साथ 2023 के रण में उतरने को तैयार हैं और कांग्रेस के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन जनता का जिस तरह का रुझान है, जिस तरह का स्नेह प्यार जनता का मिल रहा है
और कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी का उत्साहित है, पूरी तरह चुनावी मूड में है, चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव जब आएगा तब आएगा, लेकिन हमारी तैयारी चुनावी रोज है। इस बार जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम विकास की गंगा इस क्षेत्र में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। जो एक लंबे अंतराल से अवरुद्ध है डबरा, अछूता है विकास से। विकास के नाम पर कुछ छोटी मोटी योजनाओं की भले हम बात कर लें, लेकिन कोई बड़ी योजना, बड़ा काम दुर्भाग्य रहा डबरा का, यहाँ डबरा को मिल नहीं पाया, बड़ी सौगात मिली नहीं। क्षेत्र में दलित, ब्राह्मण, रावत, कुशवाहा और साहू समाज के वोटर हैं जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साथ ही बघेल, गुर्जर, सेन समाज, परिहार और आदिवासी समाज भी चुनाव को काफी हद तक प्रभावित करता है। लेकिन इस सब के बाद भी यहाँ की जनता विकास का मुंह दशकों से ताक रही है, पर आज भी उससे मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं है। सड़क, पानी, साफ सफाई के लिए अब के इंतजाम नाकाफी नजर आते हैं, तो रेत उत्खनन का मुद्दा भी अक्सर गूंजता है। ये समस्या ये है कि पूरी गली की बैंड बजी पड़ी है, जहाँ कोई देख रेख नहीं है, कोई मतलब सब आप खुद देखो यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं निकल पा रहे, कार नहीं निकल पा रहे, कोई ध्यान नहीं देता। बता जो साफ करने वाला आता है बंदा, उसको पता है, वही तो बोल सकता है ना अपने सीनियर से। वो भी सीनियर भी आके जा चुका है यहाँ से, लेकिन कोई समझ ही नहीं है। रोजगार को लेकर बहुत स्थिति खराब है। हमारे यहाँ कोई धंधा पानी नहीं है, ना कोई यहाँ पर व्यवसाय है, मजदूर वर्ग के लिए कोई काम वाम नहीं है। आम जनता होने के नाते हम अपने वरिष्ठ नेताओं से ये उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र है ना नगर पालिका का और डबरा का विकास को गति देने का काम करें, जिससे हमारी जनता लाभान्वित हो सके। डबरा सीट की जनता ने जिस पर भरोसा किया उसे कई मौके देकर तख्त तक पहुंचाया। इस बार वोटर्स किस पर भरोसा करेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 2023 में दावेदारी की होड़ इस चुनाव में भी मुकाबले को दिलचस्प बनाएगी। मनीष चौबे, बंसल न्यूज, डबरा। तो डबरा के सियासी समीकरण तो हमने समझ लिए, अब सियासी इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। ग्वालियर जिले की सबसे चर्चित सीटों में शुमार है डबरा की सीट, जहां कांग्रेस के सुरेश राजे मौजूदा विधायक हैं। कभी बीजेपी का गढ़ रही ये विधानसभा सीट फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में है। नरोत्तम मिश्रा 3 बार डबरा से विधायक रह चुके हैं, 1920, 1998 और 2003 में नरोत्तम मिश्रा ने यहां से जीत दर्ज की थी। 2008 में अनुसूचित जाति के लिए ये सीट आरक्षित हुई थी। 2008 के बाद से सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। वहीं आपको बता दें 2008, 2013 और 2018 में यहां से इमरती देवी जीती थी। तो 2008, 2018, 2013 में भी इमरती देवी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इमरती देवी तब कांग्रेस में थी। तो बता दें उपचुनाव में बीजेपी से इमरती देवी ने यहां पर चुनाव लड़ा उसके बाद, लेकिन कांग्रेस के सुरेश राजे ने इमरती देवी को पछाड़ते हुए जीत दर्ज की थी। लेते हैं हमारे बेहद खास सेगमेंट बोले तो नेताजी का। बोले तो नेताजी में आज मिलिए पूर्व विधायक और ऊर्जा विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष दिलीप शेखावत से। दिलीप शेखावत की गिनती बीजेपी के कद्दावर नेताओं में होती है, जो नागदा खाचरौद विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। 2023 को लेकर बीजेपी की क्या कुछ रणनीति है और पार्टी किन मुद्दों के साथ मैदान में उतरेगी, आइए जानते हैं। शेखावत जी, 2023 विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आप जैसा कि आप जानते हैं कि आपके संगठन भाजपा ने भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्या आपको लगता है कि किस तरह के मुद्दे इस आने वाले चुनाव में हावी हो सकते हैं और क्या आपको लगता है कि मुद्दे आप और शामिल करना चाहते हैं अपनी पार्टी के फेवर के लिए? जो मध्य प्रदेश में जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जैसे संबल जैसी योजनाएं थी, मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजना थी, प्रधानमंत्री आवास था, ये सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को माननीय कमलनाथ जी ने लगभग बंद कर दी थी। फिर तीर्थ दर्शन जैसी योजनाएं, जो बुजुर्गों को हम लोग तीर्थ कराते हैं, वो योजना उन्होंने बंद कर दी। इस प्रकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, वो जन कल्याणकारी योजनाओं को फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू करा
उस जन कल्याणकारी योजना को जनता का सीधा सीधा लाभ भी मिला। तो वो जनता मुझे लगती है कि वो सारी जनता के सामने है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बेरोजगारी और महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, तो इस तरह के मुद्दों से बीजेपी कैसे सामना करेगी? मुझे लगता है कि बेरोजगारी एक इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि उसके कारण एक बहुत बड़ा, और महंगाई का मैं ये कहूँगा कि महंगाई जितनी कंट्रोल अभी है, अगर माननीय मनमोहन सिंह जी के समय अगर आप महंगाई का इंडेक्स देखेंगे और माननीय मोदी जी के समय, तो उसमें जमीन आसमान का, अभी महंगाई कांस्टेंट है। महंगाई अब उसके बहुत सारे कारण हैं। कोरोना जैसी महामारी रही बीच बीच में, जैसे भी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, उसके कारण पेट्रोल डीजल की सप्लाई में बहुत सारी बाधाएं आती है और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि इन कारणों के कारण शायद जनता को, क्योंकि जनता ने पहले देख लिया, माननीय कमलनाथ जी ने कहा कई प्रकार के झूठे वादे करे, तो उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। अगर कुछ व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत खराब भी हो रही तो उसको ठीक एक में अगर कोई राजनीतिक दल कर सकता तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती। नागदा जिला बने, ये एक प्रमुख मुद्दा रहा है चुनाव के दौरान और काफी समय इसकी मांग भी होती रही है। बीजेपी भी चाहती है कि नागदा जिला बने। कहीं ना कहीं भविष्य में आपको टिकट मिलती है, आप चुनाव लड़ते हैं, तो नागदा जिला बने, इसके लिए क्या प्रयास आपकी तरफ से रहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में जिला रहा ही है हमेशा के, और धरातल पे जाके उसका प्रयास भी करा है। विधानसभा में तो मेरे कई बार प्रश्न भी हुए, और मुझे लगता है कि प्रति माह जब भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ 1-1.5 महीने के अंदर, वैसे तो सप्ताह भर में मैं मिलता ही था, लेकिन एक पत्र मेरा 1 महीने में उनके पास जाता ही जाता था कि नागदा शहर को हम जिला बनाएं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता पहले भी थी और अभी भी है और भविष्य में भी है। और आप मान के चलिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही इस नागदा शहर को जिला बनाएगा किसी भी कीमत। और चलिए अब चुनावी जायका का स्वाद भी ले लेते हैं। करेरा में चाय का लुत्फ उठाते लोगों से हमने जाना कि 2023 के चुनाव को जनता कैसे देखती है, क्षेत्र में विकास की क्या स्थिति है और कैसा जनप्रतिनिधि क्षेत्र की जनता चाहती है। हम पहुंचे एक चाय की दुकान पर, यहाँ भी लोगों से मत जान लेते कि 2023 में जो चुनाव होना विधानसभा का, क्या मुद्दे रहेंगे, किस आधार पर वोट डालेंगे? मुद्दे विकास के आधार पर डालेंगे। यहाँ भी जब विकास हो नहीं रहा हो, भारी बढ़िया ही पनो रूप में जो अधिकारी कर्मचारी। हाँ, विकास क्या चाहते हैं? विकास अच्छे काम हुए और बढ़िया हिसाब से रहे, बढ़िया रहे, वो है विकास। हाँ, चुनाव होने वाला है, क्या कहेंगे इस पे, किस आधार पर वोट डालेंगे? क्या कहेंगे? विकास के आधार पर डालेंगे। वो विकास ही नहीं है, विकास के आधार पर क्या वोट डालेंगे? नहीं तो करेरा में क्या विकास चाहते हैं? करेरा में क्या विकास होने चाहिए? कुछ भी नहीं है विकास। दादागिरी गुंडागर्दी पे तो और कहाँ चल रही है, और कछु चला ही नहीं रहा ना। कोई सुनने वाला, कोई काऊगी, कोई से हमें चले जा तो मैं दिखा दुकान। तो अभी क्या मानते हैं, अभी विकास नहीं हुआ करेरा में, और क्या विकास क्या चाहते हैं? विकास में क्या? विकास में क्योंकि सब्जी मंडियाँ नहीं है उधर पे, और ठेले वगैरह के जो लोग हैं परेशान हो रहे हैं, तो कुछ मतलब सब ये मांगते हैं और कहते हैं, और कहने के बाद इसके बाद तो मतलब कोई कुछ नहीं होता है, अपना काम बन जाता है, सारा भूल जाते हैं। कहीं अगर कोई हर चीज़ में झूठियाँ बोलना है तो इधर उधर परेशान होते फिरते हैं, तो परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को। जैसा प्रत्याशी होगा उस हिसाब से हम मत देंगे अपना। हाँ, कैसा प्रत्याशी चाहते हो? हम समझ लेंगे कि ये सही है, ये गलत है। सही है, अच्छा प्रत्याशी जो हम समझ लेंगे कि ये सही प्रत्याशी है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी को हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे कोई हो, कि जिसको वोट देना है उसको ही देना है। विकास तो ना ये कर रहा है, ना वे कर रहा है, ना कोई करेगा। सब भ्रष्टाचारी के सिवा और कोई काम है कॉलम ही नहीं है। ऐसा नेता चाहिए हमको जो सबकी सुने और सबका विकास करे। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ सब्जी मंडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और जब कोई बात आती है तो ठेले वालों को सबसे पहले भगाया जाता है, मारा जाता है। और ठेले वालों के लिए क्या है, गरीब आदमी अपना पेट पाल ले, रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं तो भटकेगा, या तो उनको कहीं एक सही स्थान दे दिया जाए सुरक्षित, तो वो अपना पेट पाल सकें। ये गरीबी की स्थिति है, आप घर जाके देखोगे तो वो उनकी कंडीशनें ख़राब हैं। हर आदमी अपने रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ तो चाहता है, और एक एक के पास कम से कम 2-2, 4-4 बच्चे हैं, उनको ढंग से भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अगर पैसा नहीं मिलेगा, रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो कहाँ से पढ़ाएगा बच्चों को? मुद्दे चुनाव के ये कि जो बेरोजगार हैं उनको पहले रोजगार देना है, फर्स्ट मुद्दा है ये।
मुद्दे तो ये है कि आर्थिक विकास जो कमजोर पड़ा है, जो डॉलर के मुकाबले मुद्रास्फीति कम हुई है, उसको बढ़ाना है। वोटरों का ये भी कहना है कि उनको ईमानदार नेता चाहिए, तो वहीं युवाओं का कहना ये है कि जो युवाओं के बारे में सोचेगा हम उस तरह का विधायक यहाँ से चुनेंगे। कैमरा सही है कि संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। चलिए, चुनावी जायका लेने के बाद अब बागली के जन का मन भी टटोल ले ही लेते हैं। आखिर बागली की जनता क्या चाहती है और 2023 के चुनाव से उन्हें क्या कुछ उम्मीदें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे बागली क्षेत्र के लिए, पेयजल व्यवस्था, आवास व्यवस्था, इन सब पे जो भी धरातल में नजर आते। पहले तो यहाँ पे ना सड़क थी, ना पानी का ये था, पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, ना सड़क थी। हम स्कूल नहीं जा, हमारे टाइम में तो स्कूल भी नहीं जा पाते थे। अभी तो ये ऐसा है कि स्कूल भी पास है। बस यही उम्मीद है कि यहाँ हॉस्टल भी अभी 10वीं तक का हो जाए। यहाँ के वर्तमान विधायक पहाड़ सिंह जी कन्नौज है। अगर मैं उनके कहूँ कि वो नर्मदा नायक है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने नर्मदा घाट का निर्माण, इसके बाद मां नर्मदा को बागली क्षेत्र में प्रवेश दिलाना, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धियों में गिनी जा सकती है। जिला बनाना है, वो नहीं हुआ। दूसरा, नर्मदा का पानी काली सिंध में ना, वो भी नहीं हुआ। देवुड़ गया है। दूसरा, नल जल योजना में पानी पीने का 2023 में देने का वादा करा था, वो अभी तक नहीं हुआ। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।